हमारे मोहल्ले में एक गूंगा लड़का रहता था जिस पर पूरे मोहल्ले की औरतें मरती थी और उससे शादी करना चाहती थी। मैं हैरान थी कि इस गूंगे लड़के में ऐसा क्या था जो मोहल्ले की सब औरतें इसकी दीवानी थी। फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मेरी शादी उस गूंगे लड़के से हो गई। उस रात गूंगा कमरे में आया तो उसे देखते ही मैं चकरा कर गिर पड़ी, क्योंकि वह तो आज फिर मैं अपने कमरे में दरवाजा बंद करके जोर जोर से रो रही थी। मेरे रोने की आवाज बाहर मेरी माँ तक जा रही थी। मेरी माँ रोने की आवाज सुनकर मेरे कमरे का दरवाजा खटखटा रही थी कि चांदनी बेटा दरवाजा खोलो और हमारी बात सुनो। मैं माँ की बात कैसे मानती, क्योंकि माँ और भाई मिलकर मेरी शादी मुझसे 15 साल बड़े 3 बच्चों का बाप से करा रहे थे। मेरी अभी उम्र ही क्या थी, मैं अभी 18 साल की हुई थी। फिर भी शादी की कितनी जल्दी थी। मैं मेरे पापा के बाद भाई पर इतना बड़ा बोझ बन गई थी कि क्या जो अब जल्द से जल्द बोझ उतारने की कोशिश कर रहे थे। मैं मेरी माँ को रो रो कर बहुत बार समझाया था, पर मेरी माँ भाई की ही साइड ले रही थी। कहने लगी कि लड़का काफी अमीर है, तुम वहाँ पर बहुत खुश रहोगी। वह भाई का बहुत अच्छा दोस्त था। उसकी बीवी का देहांत 4 साल पहले एक रोड हादसे में हो चुका था और वह अपने छोटे बच्चों के लिए शादी करना चाहता था। वह अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। उसकी दूसरी शादी करने का कोई शौक नहीं था। बस वह अपने बच्चों के लिए एक आया लाना चाहता था जो उसके बच्चों को संभाल सके। भाई और मेरी माँ सिर्फ उसकी दौलत देकर लालच में आ चुके थे कि अगर मैं शादी करूंगी तो सारी दौलत मेरी माँ और भाई को लाकर दे दूंगी। मैं ऐसे लड़के से बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मुझ में पैसे का जरा भी लालच नहीं था। मैं उसके साथ शादी करना भी नहीं चाहती थी। मैं अपने कॉलेज के एक लड़के प्रणव से बहुत प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। भाई को भी प्रणव के बारे में मालूम था, पर प्रणव भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। भाई और मेरी माँ को मैंने प्रणव के बारे में बता दिया था कि मैं शादी उसी से करूँगी तो सिर्फ प्रणव के साथ ही करूँगी, पर भाई इस बात को मान ही नहीं रहे थे। वह कहते थे मैं तुम्हारी शादी अपने दोस्त से ही करवाऊंगा। आज फिर से भाई ने अपने दोस्त से शादी की बात चलाई थी तो मैंने दरवाजा बंद करके खुद को मारने की कोशिश की। मेरी चीख से हमारे मोहल्ले की काफी औरतें जमा हो गई और तमाशा देखने लगी। मैंने अच्छा खासा तमाशा बना दिया, इसलिए मेरी माँ कमरे में आ गई और मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैंने मेरी माँ को कहा कि आप जितना चाहे मुझे मारे, पर मैं आप लोगों की बात कभी भी नहीं मानूंगी। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ प्रणव से ही करूंगी। मेरी माँ ने मेरी जिद और मेरी हरकतें देख हार कर गई और मुझे कहा आज ही प्रणव को बुला लो और चुपचाप शादी करके यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से नहीं कर सकती। तुम जो मनमानी की हो, मेरी और अपने भाई की इज्जत नहीं रख सकती, हमारा कहना नहीं मान सकती, तो तुम्हारे हमें कोई जरूरत नहीं है। मैं आज तुमसे सारे नाते खत्म करती हूँ। आज से मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ और ना ही तुम मेरी बेटी हो। मेरे घर से विदा होकर चली जाओ और आइंदा से कभी भी मेरा दरवाजा पलटकर मत देखना। मैं सोच लिया आखिर लड़कियों को भी अपनी पसंद की शादी करने का हक है। मैंने यही सोचकर प्रणव को बुला लिया। मेरे घर वाले मान गए। कुछ वक्त के बाद खुद ही नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। बस एक बार प्रणव से मेरी शादी हो जाए। मेरी माँ ने भाई से भी बात कर ली तो भाई ने भी अपनी हर रिश्ता मुझसे खत्म करने का फैसला कर लिया और कहा कि जल्द से जल्द अपने आशिक को बुला लो और हमारे घर से विदा होकर चली जाओ। मैंने प्रणव को फोन किया तो प्रणव ने कहा मैं अपने घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे घर वाले मान जाएंगे तो मैं इनको लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगा और हम शादी कर लेंगे। इस बात को 4 दिन गुजर गए पर प्रणव के घर वाले ना माने। भाई ने भी अपने दोस्त को इनकार कर दिया था। मेरी बहन शादी के लिए नहीं मान रही, तुम कहीं और लड़की देख लो। अभी मुझे प्रणव की चिंता खाई जा रही थी कि पता नहीं प्रणव मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। अगर प्रणव ने मुझसे ऐसा किया तो मैं अपनी माँ और भाई से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। मुझे अपने प्यार पर पूरा यकीन था जो मुझे अब टूटता हुआ नजर आ रहा था। 2 दिनों के बाद प्रणव का नंबर मिलाया तो नंबर बंद जा रहा था तो मुझे डर लगने लगा। मैंने अपने सभी दोस्तों को कॉल करके प्रणव के बारे में पूछा। जिन जिन को मेरे और प्रणव की मोहब्बत के बारे में पता था, सभी लोग प्रणव के बारे में नहीं जानते थे। प्रणव ने मुझे हमेशा मना कर रखा था कि तुम कभी भी मेरे घर के नंबर पर कॉल नहीं करना।
चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी इमरजेंसी में कभी मेरे घर का नंबर डायल ना करना। पर इस बार मैं बहुत ही मजबूर हो गई थी। मुझे अब प्रणव के घर का नंबर मिलाना ही पड़ा। जैसे ही मैं प्रणव के घर कॉल की तो उसकी माँ ने कॉल उठाई। मैं उनसे प्रणव के बारे में पूछा तो मुझसे कहने लगे कि तुम कौन हो। मैंने उनको बताया कि आंटी मैं चांदनी बोल रही हूँ, मुझे प्रणव से बात करनी है। उसने मुझे बताया कि बेटा प्रणव तो 3 दिन पहले ही मुंबई के लिए यहाँ से निकल गया था और आज उसके अमेरिका की फ्लाइट थी, वो तो जा चुका होगा। मैं प्रणव की माँ से कहा कि प्रणव भला अमेरिका क्यों गया है। उसने तो कोई भी मुझसे ऐसी खबर नहीं की थी कि मैं अमेरिका जाने वाला हूँ, तो अचानक उसका जाना कैसे हो गया? कोई ज़रूरी काम आ गया था क्या? तो प्रणव की माँ ने मुझे बताया कि प्रणव नौकरी करने के लिए चला गया है। मेरा दिमाग तो काम करना ही छोड़ दिया था। प्रणव ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। मैं अपने घर वालों को मनाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे ही मेरे घर वाले राजी हो जाएंगे मैं तुम्हारे घर उनको लेकर आ जाऊंगा और हम फौरन ही शादी कर लेंगे। वह अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था, इसलिए वह बात को टाल मटोल कर रहा था। मैं टूट कर बिखर गई थी। प्रणव ने मेरी मोहब्बत का मजाक बना दिया था। मैं अपनी माँ और अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी? अभी ये सोचकर मुझे बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि भाई ने अपने दोस्त के साथ पहले ही मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया था, उनको भी इनकार कर दिया था। मैं अब प्रणव के धोखे के बारे में सोचकर दिन रात रोती रहती थी, क्योंकि मेरे पास रोने के अलावा कुछ भी नहीं था। भाई ने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी थी और मेरा हमेशा के लिए घर से बाहर जाना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं प्रणव से हमेशा होटल कैफे वगैरह में मिलती रहती थी। तो भाई को ये सब चीज़ें से नफरत थी, इसलिए उन्होंने मेरे घर से बाहर जाना बंद कर दिया था। मैं अब मेरी माँ को बताने ही वाली थी कि पड़ोस की एक आंटी से माँ को ये बात पता चल गई कि प्रणव देश छोड़कर यहाँ से चल गया है। उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। मुझे नहीं मालूम था कि प्रणव मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं जाकर अपनी माँ से कहा, प्रणव ने मुझे धोखा दे दिया है। अब आप लोग जहाँ पर भी चाहेंगे मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी माँ ने मेरे गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा कि तुमने धोखेबाज के चक्कर में मेरी और अपने भाई की इज्जत मिट्टी में मिलाई। तुमने हम दोनों की इज्जत के बारे में थोड़ा भी सोच लेती तो ये दिन देखने को न मिलता। मैं मोहल्लेदारों के आगे कैसे अपना सर उठाकर चलूंगी? अब तो सबको पता चल चुका है कि तुम्हारा रिश्ता उसके घर से आने वाला है। तुमने हमें किसी काबिल नहीं छोड़ा। तुमने जिस तरह अपनी और मेरी बदनामी करवाई है, पूरे मोहल्ले में अब कहीं से भी तुम्हारा रिश्ता नहीं आएगा। अगर तुम्हारे भाई को यह पता चलेगा कि प्रणव देश छोड़कर चला गया है, तब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मेरे कहने पर ही वह माना था इस शादी के लिए। अब मैं उसको क्या जवाब दूंगी? सारी बातें सुनकर तो मुझे भाई से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मेरा भाई पहले से ही प्रणव से नफरत करता था और अब ये बात हो गई, अब कुछ भी नहीं हो सकता था। भाई का गुस्सा मुझे घर शाम को पता चला। जैसे ही मेरा भाई घर आया तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मेरी माँ जाकर जैसे ही भाई के सामने कहा, चांदनी के लिए और जगह रिश्ता देखना शुरू कर दो, प्रणव देश छोड़कर भाग गया है। भाई बोल रहे थे कि मुझे तो पहले ही दिन पता था कि वह लड़का ठीक नहीं है, पर आप लोगों ने मेरी एक न मानी। मैं अपने दोस्त के साथ रिश्ता करना चाहता था, तब आप लोग माने नहीं। अब मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, जहां आप लोग चाहो रिश्ता करो। भाई गुस्सा होकर इस वक्त घर से बाहर निकल गए। मेरी माँ भी रोने बैठ गई। मेरी वजह से भाई और कुछ भी दिन तक बात नहीं की। मैं जितना रो सकती थी रोई और दुआएं मांग रही थी कि भगवान मेरे लिए कोई ना कोई रिश्ता भेज दो, मैं इस घर से विदा होकर चली जाऊं, क्योंकि मैं अब अपनी माँ और अपने भाई दोनों पर बोझ बन चुकी थी। वह लोग मुझे अपनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि बोझ समझ रहे थे, अपने सर से उतारना चाहते थे। मुझसे गलती हुई थी कि मैंने प्रणव को पसंद किया था, पर मुझसे कोई गुनाह तो नहीं हुआ था ना, जिसकी सजा मुझे लोग इतनी बड़ी दे रहे थे कि मुझसे अपना सारा रिश्ता ही खत्म कर रहे थे। हमारे घर का माहौल अब बहुत ही बदल चुका था। भाई और मेरी माँ के चेहरे पर एकदम खामोशी छा गई थी, क्योंकि मेरी वजह से उनकी मोहल्लेदारों और रिश्तेदारों में बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी थी। मैं दिन रात रोती रहती थी। एक दिन हमारे दरवाजे पर एक गूंगा लड़का आया। उसने आकर ही जोर जोर से दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था। वह इशारों से खाना मांग रहा था
और मैं इस वक्त अपने लिए खाना लेकर बैठी थी। मैंने वह खाना उस लड़के को दे दिया। मैंने सोचा कि शायद भगवान मेरी इसी नेक से खुश हो जाए और मेरे लिए कोई रिश्ता भेज दे। मैंने उस लड़के से कहा कि तुम बहुत ही नौजवान और खूबसूरत हो और मेरे लिए दुआ करो कि भगवान मेरी दुआ को सुन ले। उसने मुझे इशारे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। मैं उस लड़के से बात कर ही रही थी, तब हमारे मोहल्ले की एक लड़की, जिसके साथ मैं अपने दिल की हर बात शेयर कर लिया करती थी, वह सामने अपने दरवाजे पर खड़ी सब्जी वाले से सब्जी ले रही थी। मुझे उस लड़के के साथ बातें करते देखकर उसी वक्त मेरे दरवाजे तक मेरे पास आई और कहने लगी, चांदनी क्या बात है? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस इस बेचारे गूंगे से दुआ करवा रही हूँ। ऊपर वाला ऐसे लोगों की दुआ जल्दी सुनते हैं। मेरी दोस्त को प्रणव के बारे में सब कुछ मालूम था और उसको मेरे घर के माहौल का भी पता था। मेरी दोस्त मेरे भाई को बहुत पसंद करती थी और मेरे भाई से शादी करना चाहती थी। वह हमारे घर ज्यादातर आती रहती थी। मेरी माँ से तो उसकी कुछ खास नहीं बनती थी, क्योंकि मेरी माँ को शायद वो बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए मेरे पास बैठने के लिए आ जाती थी ताकि न किसी बहाने वह भाई को देख सके। जब वह गूंगा लड़का वहां से चला गया तो मेरी दोस्त मुझसे कहने लगी, चांदनी क्या सोच रही हो? मैं सीता से कही, मैं यही सोच रही हूँ कि मेरी प्रार्थना जल्दी सुन ले भगवान। ऊपर वाला क्यों नहीं सुनेगा? यह बेचारा गूंगा और कितना खूबसूरत नौजवान है। तुम्हें पता है, चांदनी मोहल्ले की आधी लड़कियां इसको देखने के बहाने से भीख लेकर आती है। यह लड़का हर शनिवार को इस मोहल्ले का चक्कर लगाता है और सारी लड़कियां इसको देखने लग जाती है। हम दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे जब मेरा भाई मोटरसाइकिल पर आए और हम दोनों को दरवाजे पर खड़ा देखकर गुस्सा होने लगे। मैं अपने घर चली आई और सीता भी भाई को देखते देखते अपने घर दरवाजे से चली गई। भाई सीधे मेरी माँ के कमरे में चले गए और मेरी माँ से धीरे धीरे आवाज में बातें कर रहे थे। मैं दरवाजा में खड़ी थी ताकि उनकी बातें सुन सकूं कि भाई और मेरी माँ आसपास में क्या बात कर रहे हैं, पर वह दोनों इतना ऐसे बोल रहे थे कि मेरे कान तक कोई आवाज नहीं आ रही थी, क्योंकि वह दोनों कमरे में अंदर बैठे थे और मैं दरवाजे में खड़ी थी। मैं दिल ही दिल में यही सोच रही थी कि शायद दुआ करवाई है वह पूरी होने जा रही है। मुझे पूरा यकीन था कि भाई दोनों मेरे रिश्ते की बात कर रहे हैं, वरना भाई इतना धीरे धीरे बात ना करते। कुछ देर बाद मैं सीता के घर गई थी। जैसे ही मैं सीता के घर से निकली तो पड़ोसियों के दरवाजे पर वह गूंगा लड़का बैठा था, जहां पर 4 लड़कियां और भी खड़ी थी। यह देखकर मैं सीता के घर से जल्दी अपने घर चली आई, क्योंकि मुझे यकीन था कि वह गूंगा लड़का दरवाजे पर चक्कर जरूर लगाएगा। आखिर उसकी दुआ जो रंग लाई थी। मैं यही सोचकर गूंगे लड़के के इंतजार में खड़ी थी। जब वह आया तो मैंने उसको पूरे 1000 का नोट थमा दिया और इशारों से कहा, तुम्हारी दुआ का ही असर है, मेरे साथ अच्छा हो रहा है। वह 1000 का नोट देखकर खुश हो गया और मेरे लिए हाथ उठाकर दुआएं मांगता हुआ वहां से चला गया। मेरे साथ काफी हद तक अच्छा हो गया था। इस बात को तकरीबन 3 महीने गुजर गए थे। वह लड़का हमारे मोहल्ले में न आया। एक दिन माँ के पास बैठी थी जब मेरी माँ मुझसे शिकायत कर रही थी कि बेटी, आजकल तेरे रिश्ते के लिए तेरा भाई और मैं बहुत परेशान हैं। अगर तुम वह रिश्ता न ठुकराती तो आज सब अच्छा होता। अभी मेरी माँ की बातें चल ही रही थी कि भाई मेरी माँ के पास कुछ सामान लेकर आया, जिसमें एक लाल जोड़ा और कुछ मिठाई के डिब्बे थे। भाई, यह सामान आखिर क्यों लाया है? भाई ने माँ से कहा, जल्दी से इसको चांदनी को पहना दो और इसको तैयार कर दो। मैं लड़का देख कर लिया है। माँ ने कहा, अच्छा बेटा, मैं अभी इसको तैयार करती हूँ। वह लड़का मान गया। चलो, शुक्र है। माँ ने मुझे कहा, बेटा ये लो, जल्दी से पहन लो। मैं कुछ भी बोल न सकी। मेरी शादी किसके साथ होने जा रही थी मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। सब कुछ पूछने का हक मैं खो चुकी थी। पहले भी एक रिश्ते से इनकार कर चुकी थी, उसके कारण मैं भुगत चुकी थी। मैंने तो अब यह सोच लिया था कि अब जिसके साथ भी भाई मेरा शादी करेंगे चुपचाप कर लूंगी। भाई मेरा शादी एकदम सादे तरीके से करने वाले थे। ना बाजा ना मेहमान थे। मेरी माँ और भाई बहुत ही खुश थे, इसलिए मुझे लगा शायद इस बार पहले से भी ज्यादा अच्छा रिश्ता भाई मेरे लिए लाए होंगे। थोड़ी देर बाद में लोग हमारे घर में आए तो भाई ने उन्हें बैठने को कहा, फिर चाय खाने को कुछ दिया, क्योंकि वह लोग कोई ज्यादा नहीं थे, बस कोई 10 लोग ही थे। जिसके बाद भाई और मेरी माँ मुझे उसके सामने ले गए, जहाँ पर मेरा होने वाला पति और बाकी मेहमान बैठे हुए थे। हमें उस पंडित का इंतजार था। मैंने एक नजर उठाकर भी अपने होने वाले पति को नहीं देखा था, क्योंकि जैसा भी था अब मुझे मंजूर था।
प्रणव के धोखे के बाद मैं अपनी माँ और अपने भाई को किसी के लिए भी मना करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मेरी शादी हो रही थी। उस समय मुझे प्रणव की बहुत ज़्यादा याद आई थी, क्योंकि मैं प्रणव से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी प्रणव के साथ ज़िंदगी बिताने के सपने देखे थे। भले ही प्रणव का प्यार मेरे लिए झूठा था, लेकिन मेरी मोहब्बत बिल्कुल सच्ची थी। आज अगर प्रणव मेरे साथ शादी कर लेता तो मैं ज़िंदगी की खुशकिस्मत लड़की खुद को समझती, लेकिन वो तो धोखा देकर यहाँ से भाग गया था। थोड़ी देर के बाद पंडित जी भी आ गए, जिन्होंने हमारी शादी करवाया। शादी हो जाने के बाद सारे लोग वहाँ से चले गए, सिवाय मेरे पति के। कुछ देर के बाद माँ ने मुझे गले लगाकर सिर्फ इतना ही कहा, बेटी मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया था। मैं माँ को कहा कि माँ आपकी कोई भी गलती नहीं है, जो गलती है सब मेरी है। मैंने अपनी ही गलती की सजा भुगत रही हूँ। आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर वह मुझे कुछ बोल नहीं रही थी। मैंने अपने भाई को कहा कि भाई मेरे दिल में आपके लिए भी कोई गिला नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी वजह से आप लोगों ने बहुत ही बदनामी उठाई है। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है। इसके बाद कुछ ही देर में भाई ने मुझे और मेरे पति को एक गाड़ी में बैठा दिया और गाड़ी चलने लगी। मुझे नहीं मालूम था कि यह गाड़ी कहाँ जा रही है, क्योंकि चलते चलते वह गाड़ी रास्ते एक सुनसान जगह पर जाकर खड़ी हो गई। मैं सोच रही थी कि गाड़ी यहाँ पर क्यों रुकी है और हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी मेरा पति गाड़ी से उतरा और कुछ बोले बगैर गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। मैं गाड़ी से उतरी तो वो मुझे एक झोपड़ी में ले गया, जहाँ पर एक छोटा सा घर था। यह देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे भाई और मेरी माँ ने मुझे झोपड़ी में रहने वाले से शादी किया है। क्या वह लोग मुझसे इतना तंग आ गए थे? मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी। इस झोपड़ी में इतना ज़्यादा अंधेरा था कि मुझे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर मेरा पति एक मोमबत्ती और माचिस ले आया और जैसे ही मोमबत्ती जलाई, कमरे में हल्की सी रोशनी हो गई। उस लड़के को देखकर मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि वह तो वही गूंगा लड़का था जो अक्सर हमारे मोहल्ले में आता रहता था। मैंने एक बार उससे दुआ भी करवाई थी कि मेरी शादी जल्द हो जाए। वही लड़का जिस पर हमारे मोहल्ले की सारी लड़कियां मरती थी। मैंने उसको देखकर जैसे ही सवाल किया कि क्या तुम मेरे पति हो, तो उसने इशारे से कहा कि हाँ मैं तुम्हारा ही पति हूँ। और उसने मुझे कॉपी पर लिखकर बताया, जिस दिन तुमने मुझे दुआ करवाने के लिए अपने दरवाजे पर मुझे रोका था, उसी दिन तुम्हारे भाई ने हम दोनों को देख लिया था। तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारा आशिक समझ लिया था। उसने तुम्हें तो कुछ ना बोला, पर मुझे बहुत ज़्यादा मारा और कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे दरवाजे तक आने की। मैंने उसको लाख समझाने की कोशिश की, मैं तुम्हारा आशिक नहीं हूँ, लेकिन उसको यकीन ना आया। वह देखकर यही समझता मैं तुम्हारा आशिक हूँ और भेष बदलकर तुमसे ही बात करने आया हूँ। उसने मुझे यही, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी बहन से शादी कर लो। मैंने कहा मैं शादी नहीं कर सकता, तुम अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद मत करो। तो कहने लगा, अगर तुमने मेरी बहन से शादी ना की तो मैं तुम्हें और अपनी बहन दोनों को ही मार दूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए तुमसे शादी की। मैंने अपने पति का शुक्रिया अदा किया कि उसे मेरी जान बचाने की खातिर मुझसे शादी कर ली और मेरे बारे में इतना सोचा। इसके बाद उस लड़के को ही मैंने अपना सब कुछ समझ लिया था। उसके घर को मैंने बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया। अब जो कुछ भी था मेरे लिए वही था, क्योंकि अब वही मेरा पति था। मैंने अब सोच लिया था कि मैं जिंदगी में कभी भी अपने भाई और अपनी माँ के पास वापस लौट कर नहीं जाऊंगी। कुछ दिनों के बाद मेरी माँ और मेरे भाई भी मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आए थे। मुझे झोपड़ी में देखकर मेरी माँ भाई दोनों की आंखों भर आई थी। मेरे घर में कोई भी सहूलियत नहीं था, बस छोटा सा कमरा था जो बहुत ही पुराना था। मेरी माँ और भाई को एहसास हुआ कि मैं झोपड़ी में नहीं रह पाऊंगी और उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है मेरी शादी गूंगे लड़के के साथ करवाकर। मेरी माँ ने मुझे वापस अपने साथ ले जाने को कहा। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारी शादी एक ऐसे लड़के के साथ की है। मेरे साथ वापस चलो। मैं अपनी माँ को इनकार कर दिया कि अब जैसा भी है यही मेरा घर है। झोपड़ी कच्ची है सही, पर यहाँ सुकून बहुत है। यह मेरा अपना घर है। भाई ने तो इसको मेरा आशिक समझ लिया। भाई को तो मुझ पर थोड़ा भी यकीन नहीं था। फिर मैं आप लोगों के साथ वापस क्यों चलूं? मेरी माँ और भाई दोनों मुझसे माफी मांग रहे थे, पर मैं अब बहुत खुश थी। माँ और भाई दोनों वापस चले गए। मेरे पति ने मेरा शुक्रिया अदा किया कि तुम मेरे साथ इस गरीब खाने में भी खुश हो। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। एक दिन मेरा पति किसी काम के कारण से बाहर चला गया था। मुझे बाहर से किसी चीज़ की आवाज़ आई। मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मुझे खाना खिला दो।
मेरे घर में तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरा पति शादी के बाद अब मांगना छोड़ दिया था और मजदूरी करना शुरू कर दिया था। उसके इस काम करने वाली बात से मैं बहुत खुश थी। हालात भी कुछ बेहतर हो रहे थे, क्योंकि मेरे पति अब दिलो जान से मेहनत कर रहे थे और मुझे खुश रखने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही मैंने भिखारी की आवाज़ सुनी, रसोई कमरे की तरफ गई कि कुछ भी खाने को मिल जाए तो मैं भिखारी को जाकर दे दूं। रसोई में कुछ नहीं था, बस रात की बची कुछ बासी रोटी पड़ी थी। मैंने उसे प्लेट में रखकर दरवाजे पर चली गई। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोला, देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो भिखारी कोई और नहीं बल्कि परनव था। परनव को इस तरह देखकर मैं हैरान हो गई। परनव ने मुझे देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वह मेरे पैरों पर गिर पड़ा। वह मुझसे माफ़ी मांग रहा था कि चांदनी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम्हारे साथ धोखा करने के बाद ही मैं ऐसा हो गया हूँ। मैं परनव की कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी कि मैं उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने घर के अंदर आ गई। वो कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। इतनी देर में मेरा पति घर आ गया। उसने परनव को दरवाज़ा पर देखकर उससे सवाल किया कि कौन हो भाई, क्यों हमारे दरवाजे पर बैठे हो। परनव ने सब मेरे पति को बता दी कि मैं चांदनी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरा पति घर अंदर आया और मुझसे पूछने लगा कि यह लड़का कौन है। मैंने सब कुछ अपने पति को सच सच बता दिया कि यह वही लड़का है जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अगर यह मुझे धोखा न देता तो आज मैं इतनी मुश्किल ज़िंदगी अपने भाई के घर में ना गुजार कराती। मैंने कितनी तकलीफ सही और कितने ताने सहे हैं इसकी वजह से। मैं इसको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। मेरे पति ने मुझे कहा कि तुम्हें परनव को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर परनव इस तरह ना करता तो शायद हम कभी भी एक ना हो पाते। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी भी जगह है, तुम्हें परनव को माफ़ कर देना चाहिए। मैं अपने पति के कहने पर परनव को माफ़ कर दिया और परनव वहाँ से चला गया। इसके बाद मैं अपने पति के साथ बहुत ही खुश जिंदगी गुजारने लगी हूँ। धन्यवाद दोस्तों।